आएंगे कि कार्नोट इंजन क्या होता है या हीट इंजन क्या होता है। इसका एक क्वेश्चन हमेशा एयरफोर्स में आता ही रहता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, कार्नोट इंजन में जो है सबसे पहले आपका कार्नोट इंजन, ठीक है। तो कार्नोट इंजन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ ये बता दूं कि जब भी हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं, उष्मा देते हैं, तो वो उष्मा जो होता है वो कुछ कार्य करने में परिवर्तित होता है, और जो बची हुई उष्मा होती है, जो बची हुआ हीट होता है, वो हमारे इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने के लिए होता है। ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ है। अब इसमें थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लॉ क्या होता है। थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लॉ ये बताता है कि ऐसा कोई सिस्टम जो किसी प्रोसेस में अगर वर्क को या जो हीट दिया जा रहा है उस हीट को टोटल वर्क में कन्वर्ट कर दे, इस चीज को जो बताए वही थर्मोडायनेमिक्स का आपका सेकंड लॉ होता है। इसमें दो स्टेटमेंट है, एक क्लासियस का है, एक केल्विन का है। तो इसमें क्लासियस ने बताया है कि निम्न ताप से उच्च ताप पर उष्मा का प्रवाह ये संभव नहीं है जब तक कि कोई बाह्य बल लगा, ये क्लासियस ने बताया। और इसको फिर फाइनली जो है केल्विन ने बताया। केल्विन ने बताया कि जैसे कोई वस्तु है उसके ताप से किसी वस्तु का ताप ठंडा करने के लिए ये करना एकदम असंभव होता है, ये इन्होंने बताया। और इसके बाद इस कार्नोट इंजन के द्वारा सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स का जो सेकंड लॉ है उसमें बताया गया कि वर्क को जो होता है, जब किसी सिस्टम को किसी प्रोसेस में हम हीट देते हैं तो वर्क में कन्वर्ट होता है। तो इसको कार्नोट इंजन ने डिफाइन किया। इन्होंने बताया कि ऐसा जो सिस्टम होता है, जब सिस्टम को हम हीट देते हैं तो कुछ कार्य करता है, कार्य करने के बाद जो कुछ बची हुई उष्मा होती है उसको वो सिंक को वापस दे देता है। तो इस तरह से हीट इंजन और कार्नोट इंजन दोनों इस तरह से एक्सप्लेन किए जाते हैं। इसमें होता क्या है हमारा, बेटा देखो, ये होता है सोर्स, ये होता है हमारा सोर्स जिसको हम कहते हैं स्रोत, और ये हमेशा हाई टेम्परेचर पर होता है, इसका टेम्परेचर बढ़ता घटता नहीं है अगर इसे हम उष्मा लेते हैं। और यहां पे एक होता है वर्किंग सब्सटेंस, वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है। और यहां पे एक होता है हमारा सिंक। तो बेटा सिंक लो टेम्परेचर T2 पर होता है। अब होता क्या है, वर्किंग सब्सटेंस क्या करता है, सोर्स से Q1 अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करता है, उष्मा को अवशोषित करता है, और उसके बाद कार्य में इसको बदलता है। बदलने के बाद जो उष्मा बचती है उसको ये सिंक को वापस कर देता है। इसका मतलब Q1 क्या हुआ, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, अवशोषित उष्मा, और Q2 क्या हो गया, अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड। तो बेटा इस पूरे प्रोसेस में अगर हम इसमें इफिशियंसी निकालें तो इफिशियंसी होता है, इफिशियंसी इनका जो होता है इफिशियंसी, जिसको हम बोलते हैं दक्षता, ये हमारा होता है ईटा। ये बराबर होता है कि इस प्रोसेस में किया गया जो कार्य होता है, वर्क डन अपॉन कुल अवशोषित उष्मा, अवशोषित उष्मा होता है Q1। अच्छा बेटा, चूंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है तो साइक्लिक प्रोसेस में du का मान 0 होता है। तो ऐसे केस में ये कितना उष्मा अवशोषित करता है, तो चूंकि Q1 हीट लिया और Q2 निकाल दिया, जैसे 10 जूल हीट लिया और 4 जूल वापस कर दिया, तो अवशोषित कितना किया, 6। कैसे आएगा, Q1 माइनस Q2 कर देते हैं। तो अवशोषित उष्मा जो होता है ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ पर अवशोषित उष्मा हो जाएगा Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। और इसको फाइनली अगर हम लिखेंगे तो ईटा बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा बेटा, अगर डिवाइड कर देते होता है 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। और चूंकि ये फॉर्मूला हम जानते हैं होता है Q2 अपॉन Q1 बराबर T2 अपॉन T1। ये वैल्यू अगर इसमें पुट कर दे तो ये ईटा बराबर होता है 1 माइनस T2 अपॉन T1। T2 यहाँ पे क्या है, T2 होता है सिंक का टेम्परेचर, T1 होता है सोर्स का टेम्परेचर, Q1 क्या है, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, और शोषित की गई उष्मा, और Q2 क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज, उत्सर्जित की गई उष्मा। ये चीजें होता है, और इस पर न्यूमेरिकल हमेशा आपका एयरफोर्स में आता है। जैसे मैं डिस्कस करूं आपका एयरफोर्स में 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें क्वेश्चन यही था। इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, जैसा कि है इस पे लिखा हुआ है, मैं बोल दे रहा हूँ, लिखा हुआ है द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज 25%। मैंने कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी इन्होंने दे दिया है 25%, का मतलब हो गया 1/4, ठीक है।
और इन्होंने दे दिया टेम्परेचर ऑफ सिंक इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड। सिंक का टेम्परेचर T2 बराबर इन्होंने दे दिया 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इन्होंने पूछा है सोर्स का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, जो ऊपर क्वेश्चन में दिया गया आपका। ठीक है, तो बेटा देखो इसको केल्विन में अगर हम कर देंगे तो 273 जोड़ देंगे तो ये कितना हो गया 300। तो हम फार्मूले में अगर यहाँ पे रख दें तो क्या हो जाएगा, ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो ये क्या हो जाएगा 1/4 बराबर 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो हो जाएगा T2 अपॉन T1 इक्वल टू 1 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा बेटा 3/4। तो यहाँ से T1 बराबर आ जाएगा, कौन क्या पूछ रहा है, सोर्स का टेम्परेचर T1। तो T1 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, आपका हो जाएगा T2 मल्टीप्लाइड बाई 4 अपॉन 3। अच्छा T2 कितना है आपका 300, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 300 मल्टीप्लाइड बाई 4/3। तो ये आ जाएगा 100 चौका 400। T1 बराबर आ जाएगा 400 केल्विन। अच्छा बेटा इसको सेंटीग्रेड में अगर बदलना है तो 273 माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 127 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर क्या है 1 क्लियर है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है हीट इंजन पे या कॉर्नर इंजन का क्वेश्चन आए एफिशिएंसी पे, तो हम इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं, जो एयरफोर्स में लगातार रिपीट हो रहा है। अभी नवंबर 2020 में जो पूछा गया उसमें भी ये क्वेश्चन आया है। तो इतना जान लीजिए एफिशिएंसी बराबर होता है 1 माइनस T2 अपॉन T1। T2 सिंक टेम्परेचर होता है और T1 सोर्स टेम्परेचर होता है। Q2 अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है और Q1 अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो मेरा मेन पर्पस था यहाँ पे कार्नोट इंजन पढ़ाना। थर्मोडायनेमिक्स लाके ये साइक्लिक प्रोसेस में एक्चुअली यहाँ पे DU जब 0 हो जाता है तो वर्क डन क्या होता है, उष्मा की मात्रा जो अवशोषित की गई। तो Q1 लिया और Q2 रिलीज कर दिया, तो अवशोषित उष्मा कितना हुआ Q1 माइनस Q2, इसीलिए W की जगह यहाँ पे ये लिखा जाता है। तो हीट इंजन और कार्नोट इंजन दोनों में ये फार्मूला चलता है। ठीक है, ठीक है बेटा। और आगे क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ इसका एफिशिएंसी का, आप इसको सॉल्व करिए और जो न समझ में है वो आप हमसे कमेंट में पूछिए। ठीक है बेटा।